हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेम्यूनरेशन टू सेल्समैन पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम रेम्यूनरेशन टू सेल्समैन के कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने बात की थी मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन की। इसके साथ में हमने यह भी जाना था कि इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स कंपनसेशन प्लान क्या क्या होती हैं। इसके साथ हमने यह भी जाना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रेम्यूनरेशन प्लान में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। इसके साथ हमने फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्समैन को भी डिस्कस किया। इसके अलावा हमने डेवलपिंग अ सेल्स रेम्यूनरेशन प्लान की भी बात की थी कि किस तरीके से रेम्यूनरेशन प्लान को डेवलप किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है। और अब आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन की, कि सेल्समैन को रेम्यूनरेशन पे करने के क्या क्या मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं। सो दीज आर वाइडली यूज्ड मेथड्स ऑफ कंपनसेटिंग अ सेल्स फोर्स। नंबर 1 इज स्ट्रेट सैलरी प्लान, यानी निश्चित वेतन विधि। यह वह विधि होती है जिसमें विक्रेताओं को एक सर्टेन पीरियड के बाद में सर्टेन पेमेंट किया जाता है, जिसको कि सैलरी के नाम से जाना जाता है। अ स्ट्रेट सैलरी मीन्स अ फिक्स्ड एलिमेंट रिलेटेड टू अ यूनिट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द सेल्समैन इज वर्किंग। अ सैलरी इज अ डायरेक्ट monetary reward paid for performing certain duties over a period of time. The amount of payment is related to a unit of time rather than to the work accomplished. A salary is a fixed element in a pay plan, that is, in each pay period, the same amount of money is paid to a salesman regardless of the person's sales machinery efforts और अदर मेजर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी उसके विभिन्न कार्यों को ध्यान में रखे बिना निश्चित समय के आधार पर जो भुगतान किया जाता है उसको हम वेतन पद्धति कहते हैं। और इस विधि को वहाँ अपनाया जाता है जबकि सेल्समैन का जो काम है वो रूटीन नेचर का होता है, और सेल्स प्रमोशन से जो काम होता है वह जब विक्रेता का कार्य विक्रय संवर्धन से ज़्यादा संबंधित होता है, और जब विक्रय कार्य में मिशनरी या शैक्षणिक प्रयासों की व्यापक अपेक्षा हो, तब इस विधि को अपनाया जाता है। फर्दर इस मेथड के भी 3 और पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फिक्स्ड सैलरी प्लान, दूसरा है सैलरी एंड इंक्रीमेंट प्लान, और तीसरा है सैलरी एंड अलाउंस प्लान। फिक्स्ड सैलरी प्लान वो होता है जिसमें जो विक्रेता होता है उसको एक निश्चित अवधि पे एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। हेयर द सेल्समैन रिसीव्स फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, इट इज़ अ टोटल पेमेंट। एंड सैलरी एंड इंक्रीमेंट प्लान में ऐसा होता है कि विक्रेता को वेतन में एक निश्चित वेतन वृद्धि भी दी जाती है। अंडर दिस प्लान अ सैलरी ग्रेड इज गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल्समैन मे बी अपॉइंटेड ऑन अ ग्रेड ऑफ ₹2000-100-4000. And the third one is salary and allowance plan. Under this plan, in addition to a fixed monthly salary, a salesman will be paid some other allowances like traveling, meals, or medical allowance for his expenses incurred by him. यानी इस विधि में विक्रेता को प्रतिमाह एक निश्चित वेतन के साथ साथ विभिन्न खर्चों जैसे कि यात्रा, भोजन, चिकित्सा, इन सब खर्चों जो कि उसने अपने कार्य के दौरान किए हैं के लिए अलाउंसेस को पे किया जाता है। अब बात कर रहे हैं हम स्ट्रेट कमीशन मेथड की, यानी यह वह विधि है भुगतान की जो कि वेतन विधि के विपरीत है, और इसमें कमीशन के रूप में भुगतान किया जाता है। अ कमीशन इज़ अ रेगुलर पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ यूनिट ऑफ वर्क. A commission is related to a unit
ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन कंट्रास्ट टू द सैलरी मेथड। यानी कि जो कमीशन दिया जाता है वह उसके कार्य के अनुरूप होता है और इस तरीके से इसमें वेतन की विपरीत प्रेरणात्मक रूप से उनको भुगतान किया जाता है। इसलिए इस विधि को वेतन विधि के विपरीत विधि कहा जाता है, जिसमें विक्रेता द्वारा अवेलेबल करवाए गए आउटपुट के बिहाफ पर रेम्युनरेशन पे किया जाता है और सेल्समैन जितनी ज़्यादा राशि के परचेज ऑर्डर रिसीव करता है उसका रेम्युनरेशन भी उतना ही अधिक होता है। और ये कमीशन मेथड जो होता है इसको फर्दर दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, कमीशन एट अ फिक्स्ड रेट एंड कमीशन एट प्रोग्रेसिव रेट। फिक्स्ड रेट का मतलब ये हुआ कि जो भी विक्रेता का किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो उसे एक निश्चित दर से ही कमीशन का भुगतान किया जाएगा। इन दिस मेथड द कमीशन इज फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल सेल्स। कमीशन इज पेड एट द फ्लैट रेट विदाउट कंसिडरिंग दैट इट अचीव्स द सेल्स कोटा और नॉट। यानी उसको एक निश्चित दर से कमीशन का भुगतान किया जाता है, चाहे विक्रयकर्ता अपने कोटा से कम बिक्री करे या उससे अधिक बिक्री करे, लेकिन उसे कमीशन का भुगतान एक ही दर से किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज कमीशन एट प्रोग्रेसिव रेट, यानी कि किस तरीके से उसे प्रगतिशील आधार पर कमीशन दी जाती है। इन दिस मेथड कमीशन रेट्स आर varied with the total sales volume. The salesman who secure the highest volume of sales will get the highest rate of commission. It is calculated for each salesman. अब बात कर रहे हैं सैलरी एंड कमीशन प्लान की, यानी यह वह विधि है जिसमें सैलरी के साथ कमीशन को भी जोड़ा गया है और इस तरीके से इस विधि में सैलरी और कमीशन दोनों विधियों की कमी को दूर किया जा सकता है। एक निश्चित राशि के रूप में उन्हें वेतन दिया जाता है और एज इंसेंटिव्स उनको कमीशन दिया जाता है। तो इस मेथड में विक्रेताओं के लिए पहले से डिटरमाइंड सैलरी को डिटरमाइन करके उसका पेमेंट किया जाता है और इस राशि से विक्रेता को एक सिक्योरिटी फील होती है, जैसे कि वो अपने रूटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। इसके साथ ही विक्रेताओं के लिए कमीशन की दरें भी निर्धारित की जाती हैं और ये दरें बिक्री की मात्रा से संबंधित होती हैं और इस तरह निश्चित वेतन से विक्रेताओं को आर्थिक सुरक्षा मिलती है और कमीशन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए प्रेरणा देता है और इस पद्धति में पारिश्रमिक को जो है टाइम से और परफॉर्मेंस से दोनों से जोड़ दिया जाता है। तो इसके अगर मेरिट्स की बात कहें तो कहेंगे कि जो सेल्समैन है उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी फील होती है और इसके साथ साथ वो सेलिंग और नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने पर ध्यान दे सकते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट रहता है, ये फ्लेक्सिबल है। इसमें एम्प्लॉयर जब चाहे कमीशन की दरों और निश्चित वेतन की राशि को मॉडिफाइड करके विक्रेताओं को ज़्यादा सेल करने के लिए एनकरेज कर सकता है। और डिमेरिट्स भी हैं कि यह खर्चीली है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और जो अगर अनुपस्थिति रहती है या एब्सेंटिज्म होता है तो उस कारण से नुकसान उठाना पड़ता है। इस मेथड में विक्रेताओं के एब्सेंट रहने की दशा में उन्हें वेतन तो देना ही पड़ेगा, इससे संस्था पर अतिरिक्त भार पड़ता है। अब बात कर रहे हैं हम फर्दर मेथड की, जो कि है ड्राइंग अकाउंट एंड कमीशन ऑन प्लान, यानी कि आहरण लेखा एवं कमीशन पद्धति। यह पद्धति सीधी कमीशन पद्धति का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें संस्था द्वारा प्रत्येक विक्रयकर्ता का एक आहरण खाता खोल दिया जाता है, यानी ड्राइंग अकाउंट खोल दिया जाता है और इस आहरण खाते से विक्रेता को अधिक एडवांस अमाउंट
जब जब भी उसे ज़रूरत होती है दे दी जाती है और उसके खाते में डेबिट कर दी जाती है। ऐसी निकाले जाने वाली राशि को गारंटेड ड्राइंग अमाउंट के नाम से जाना जाता है, जिसका विक्रेता को रीपेमेंट नहीं करना होता। यह राशि आहरण खाते में क्रेडिट किए गए कमीशन के साथ समायोजित कर दी जाती है। विक्रेताओं को आहरण खाते में एक निश्चित धनराशि ही निकालने का अधिकार होता है। विक्रेता के द्वारा ली गई अग्रिम राशि एडवांस अमाउंट आहरण खाते के क्रेडिट बैलेंस से ऑटोमेटिकली कट जाती है और पारिश्रमिक का शेष विक्रेता को मिल जाता है। इट इज़ एन इम्प्रूव्ड method of state commission plan. Under this method, a drawing account of every salesman is opened. The company credits the commission accrued in favor of each salesman in his account. Every month, the salesman withdraws a certain permitted amount from this drawing account. The money so drawn is debited in his account. तो इस तरीके से यह विधि उन विक्रेताओं के लिए ठीक है जो कि अपने करियर के शुरुआती दौर में है या फेज़ में है। तो इस पद्धति के विकास के पीछे यही एक जो मूल भावना है वो यह है कि कोई भी विक्रेता शुरू में बहुत अधिक सेल नहीं कर सकता और धीरे धीरे ही वो एफिशिएंट होता है और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। इससे जो सेल्समैन है उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनराशि की जो ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति होती रहती है और इसलिए विक्रेता को इस राशि के संबंध के लिए आहरण खाता या ड्राइंग अकाउंट खोल दिया जाता है। तो इसके मेरिट्स की बात कहें तो कहेंगे द कंपनी कैन नॉट सफ़र अ लॉस ड्यू टू एन inefficient salesman. It reduces the expenses on supervision and control. It facilitates to forecast future expenses on sales. और डीमेरिट्स की बात कहें तो कहेंगे कि इट इंक्रीजेज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. द सेल्समैन कैन नॉट बी कंपेल्ड फॉर इंक्रीजिंग सेल्स. तो इस तरीके से हर एक विधि के अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं जो कि इस विधि में भी हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग प्लान की. In fact, this is the supplementary plan used along with other compensation plan. It involves paying a certain percentage of profits to salesmen. The company can adopt a policy under which all salesmen receive a fixed percentage of the profit made in their territories. Profit sharing can be either discretionary or fixed. यानी कि विक्रेताओं को लाभों में दिया जाने वाला हिस्सा निश्चित हो सकता है या फिर वह क्षेत्रीय विक्रय के आधार पर या वार्षिक विक्रय के आधार पर दिया जा सकता है. तो किसी भी तरीके से उन्हें लाभों में से हिस्सा दिया जा सकता है. यह अपने आप में पूर्ण विधि नहीं है बल्कि एक पूरक विधि है. इसके पॉजिटिव्स की बात कहें तो कहेंगे कि इट बिल्ड्स द गुड इमेज and goodwill of the firm. It helps in facing competition. It builds democratic atmosphere. और demerits की बात करें तो कहेंगे when the sales declines the profits will also declines. और ये भी कह सकते हैं कि यह जो सेल्समैन होते हैं उनको समान रूप से लाभ मिलने की दशा में जो ज़्यादा टैलेंटेड सेल्समैन होता है वो संस्था को छोड़कर चला जाता है. अगर सबको इक्वली दिया जाता है और अलग अलग परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है तो ये सभी के लिए इंस्पायरिंग नहीं रहता है. अब बात कर रहे हैं स्पेशल रेम्यूनरेशन मेथड की, जिसको कि हम विशिष्ट पारिश्रमिक विधि भी कहते हैं. यह विधि इसलिए अपनाई जाती है कि जिससे कि नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी जो विक्रेता हैं वो कंसर्न रहें. तो पारिश्रमिक भुगतान की इस विधि में विशिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है. विशिष्ट पारिश्रमिक में जो काम आते हैं उनमें आता है जैसे कि नए ग्राहकों की खोज करना, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन और कंप्लेंट्स को सॉल्व करना, मार्केट रिसर्च करना, बकाया राशि की वसूली करना
या अन्य कोई विशेष कार्य करना जिससे कि विशिष्ट पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सके। तो इस तरीके से विशिष्ट कार्यों के परफॉर्मेंस के लिए जो है अलग से पेमेंट किया जाता है। या स्थायी विक्रेताओं को भी यह अतिरिक्त समय में कार्य करवाए जा सकते हैं, तो अलग से भी विक्रेता रखे जा सकते हैं या फिर स्थायी विक्रेताओं से ये अन्य कार्य कराए जा सकते हैं। तो इस तरीके से यह अपने आप में एक पूर्ण विधि नहीं है, बल्कि यह किसी अन्य विधि के साथ में अपनाई जाने वाली विधि है। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं बोनस मेथड की, कि विक्रेताओं को एज पेमेंट बोनस भी दिया जा सकता है। बोनस जो होता है वो एक अनुबंधित भुगतान है, यानी जिसका कोई अनुबंध नहीं किया गया है, जो विक्रेताओं को उनके अच्छे आउटपुट्स के लिए दिया जाता है। बोनस जनरली उन कार्यों के लिए दिया जाता है जिनके लिए सेल्समैन को किसी तरीके का पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त नहीं होता है। ऐसे कार्यों में नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि प्रॉफिटेबल सेल्स आइडिया प्रेजेंट करने पर, या प्रोडक्ट और मार्केट से रिलेटेड कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाने पर, या ग्राहकों के हितों की रक्षा करने पर, या संस्था की इमेज को इम्प्रूव करने पर, या फिर रिपोर्ट जल्दी सबमिट करने पर, या फिर कोई दूसरा यूज़फुल सजेशन देने पर, या फिर गुडविल को क्रिएट करने पर, ऐसे किसी कार्यों के लिए बोनस को पे किया जाता है। अब बात कर रहे हैं अदर मेथड्स की, कि और कौन सी पद्धतियां हैं जो कि अडॉप्ट की जाती हैं। उनमें है कोटा बेस्ड प्लान, जिसको कि हम अभ्यंश पद्धति भी कहते हैं। सो अंडर कोटा प्लान each salesman is assigned with a certain fixed quota to be achieved during a specified period of time. On achieving the given quota, commission at the fixed rate is paid to each. The incentive is used along with any other main compensation plan. No commission is paid if salesman fails to achieve the assigned quota. यानी कि प्रत्येक विक्रेता को विक्रय क्षेत्र और एक निश्चित अवधि के विक्रय की मात्रा निर्धारित कर दी जाती है, जिसे सेल्स कोटा कहते हैं। और इस पद्धति में विक्रेता को निश्चित वेतन के साथ साथ कमीशन भी दिया जाता है, लेकिन विक्रेता को ऐसा कमीशन तभी दिया जाता है जबकि वह निर्धारित अभ्यंश के बराबर माल का विक्रय करता है। यदि वह अपने विक्रय अभ्यंश के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे कमीशन नहीं दिया जाता, या उसको अगले वर्ष के कोटा में पिछली अवधि के बकाया कोटा को जोड़ दिया जाता है, और अगली अवधि के कोटा तक विक्रय कर देने पर विक्रेता को दोनों सालों का कमीशन दिया जाता है। अब बात कर रहे हैं हम फ्रिंज बेनिफिट्स की। फ्रिंज बेनिफिट्स विच डू नॉट बेयर डायरेक्ट रिलेशनशिप टू जॉब परफॉर्मेंस रेंज फ्रॉम 20 to 30% of the total sales compensation package. Fringe benefits like monetary compensations are not motivating factors in the remuneration method. Fringe benefits contribute to fulfillment of safety and security needs. Fringe benefits help to prevent job dissatisfaction. These include benefits such as holidays, vacations, social security facilities, pension plan, insurance and medical facilities. यह भी पारिश्रमिक देने का एक स्वतंत्र तरीका नहीं है, परंतु अन्य पद्धतियों के साथ यह प्रयोग में लाया जाने वाला पूरक तरीका है, और इसमें विक्रेता को अपने सर्विस पीरियड में या रिटायरमेंट के टाइम अलग अलग तरीके से सुविधाएं दी जाती हैं, जिनको कि फ्रिंज बेनिफिट्स कहा जाता है। इनमें पेंशन है, अवकाश वेतन है, बीमा बोनस, बीमारी लाभ, भविष्य निधि, मकान भत्ता, ग्रेच्युटी, ट्रेनिंग, एजुकेशन और ट्रैवलिंग अलाउंस, एंटरटेनमेंट, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, इनको इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ विधियाँ थी जिनके द्वारा विक्रेता को पेमेंट किया जाता है। तो जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि फ्रिंज बेनिफिट्स लाइक मॉनेटरी कंपनसेशन
are not motivating factors. In the Maslow's hierarchy, fringe benefits contributes to fulfillment of safety and security needs. यानी यह वह तत्व होते हैं जो कि सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इनमें हमने बात की कि वैकेशंस, सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटीज, पेंशन प्लान को इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि विक्रेताओं को कई विधियों के द्वारा पेमेंट किया जा सकता है और सभी विधियों के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। अकॉर्डिंगली कंपनी इनको अडेप्ट कर सकती है या फिर कॉम्बिनेशन प्लान भी अडेप्ट कर सकती है, जिसमें कि हमने पढ़ा कि सैलरी प्लस कमीशन या फिर अदर देन प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस, कोटा मेथड्स, फ्रिंज बेनिफिट्स मेथड को मेन मेथड के साथ में जोड़ के अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह हमने जाना कि स्टेट सैलरी प्लान, स्टेट कमीशन प्लान, सैलरी एंड कमीशन प्लान, ड्राइंग अकाउंट एंड कमीशन ऑन प्लान, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, स्पेशल रेम्युनरेशन मेथड, बोनस मेथड। इन मेथड्स को यूज करके सेल्समैन को रेम्युनरेशन दिया जा सकता है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।